हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विपिन डोगरा फ्रॉम रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। तो आखिरकार इस साल जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो है इंडियन नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड के जो फर्स्ट स्टेज एग्जाम है उसकी डिक्लेरेशन जो है वो कर दी है। तो ये ओलंपियाड है क्या? अर्थ साइंस ओलंपियाड में भला हमको पार्टिसिपेट क्यों करना पड़ता है, एक बार पहले हम लोग इस चीज को जान लेते हैं। जो अर्थ साइंस ओलंपियाड का एग्जाम होता है और इसकी पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिया में, उसको कंडक्ट करती है जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस सोसाइटी को एस्टेब्लिश जो है वो किया गया था 28 मई 1958 में, जिसका मेन कॉज क्या था, ताकि जो है कंट्री के अंदर जो स्टडी है अर्थ रिगार्डिंग और जियोलॉजी रिगार्डिंग जो है उसको प्रमोट किया जा सके। और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है वो पूरे तरीके से देखा जाए तो रिकॉग्नाइज्ड है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रोफेसर एल रामा राव जो थे उनका इनिशिएशन जो था वो काफी हद तक जो है सराहनीय है। और इस तरह से देखा जाए तो इंडिया में जो स्टडी थी अर्थ साइंस की उसको जो है प्रमोट किया गया था। तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए जो हमारी जियो साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि IGEO, इसने जो है फाउंड किया था इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कि सेकेंडरी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि 9, 10th और 11th लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये उसके लिए किया जाता है। इसका जो मेन मोटिव है जैसे कि बताया गया है स्टूडेंट्स में और आपस में जो है अर्थ की जो अर्थ है या फिर हम लोग कहें तो जो जियो साइंस है उसकी जो अवेयरनेस है वो डेवलप की जा सके। इसके अलावा देखा जाए तो IESO का जो आगे का एम है वो किया है फोस्टर फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग द यंग लर्नर्स, जो अलग अलग कंट्रीज के हैं उनके बीच में डेवलप किया जाए। और एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो होता है उसे भी इस फील्ड में प्रमोट किया जाए। और इसी के तहत देखा जाए तो 2007 से जो है IESO का जो एग्जाम है उसको कराना शुरू कर दिया गया था। तो बात करते हैं स्टेजेस की। IESO एग्जाम जो होता है वो 4 स्टेजेस में जो है कंडक्ट किया जाता है। इसको जो है इसका जो पहला स्टेज है नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है जो पूरी कंट्री में जो है कंडक्ट किया जाता है। इसमें लगभग जो है क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन जो है वो MCQ फॉर्म में आते हैं। इसके बाद इन एग्जाम्स में एज एन अराउंड हम मान सकते हैं 20 से लेके 30 तक, हालांकि सिलेक्शन 20 का होता है पर फिर भी हम अक्सर देखते हैं कि जो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो कुछ बच्चों को एडवांस में ले लेती है और इस तरह से 20, 25, 30 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है और इन बच्चों को मिलाकर जो है इनका कैंप होता है जो कहलाता है हमारा सेकेंड लेवल ट्रेनिंग कैंप क्यूमुलेटिंग इन द इंडियन नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। ये लगभग 25 डेज का कैंप होता है और इस कैंप में 4 बच्चे यानी कि 4 बच्चे जो है उनको सेलेक्ट किया जाता है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। और इंटरनेशनल लेवल पर जाने से पहले इन सभी 4 के 4 बच्चों का जो है एक प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड एट लास्ट देखा जाए तो इस साल जिस भी कंट्री जिस भी प्लेस में वो IESO का एग्जाम हो रहा है वहां पर जो है 4th लेवल का यानी कि इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो अब हम लेते हैं IESO का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जैसे कि ISO 2020 एंड 2021 में जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि जो नेशनैलिटी है, पहली चीज तो वो कि वो पर्सन जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड थिंग, एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज के हिसाब से देखा जाए तो वो पर्सन शुड नॉट बी ओल्डर देन 18 ईयर्स नहीं होना चाहिए। एंड अगर वो 18 ईयर्स से ओल्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो क्वालिफिकेशन में वो स्टूडेंट जो है या तो वो 9th का होता है या वो 10th का होता है या फिर वो 11th में पढ़ रहा हो। यही स्टूडेंट्स जो हैं वो IESO के एग्जाम्स दे सकते हैं। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे का जो रिकग्निशन होना चाहिए बोर्ड का, वो जो बोर्ड चाहे वो स्टेट बोर्ड हो वहां से या ICSE बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया या फिर कोई भी इंटरनेशनल बोर्ड जो कि रिकॉग्नाइज्ड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वहां से होना चाहिए। बात करें एंट्रेंस एग्जाम्स की तो जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसका जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट्स का होता है, यानी कि 1 hour 30 मिनट्स का होता है। एंड लैंग्वेज की बात की जाए तो एग्जाम्स की लैंग्वेज होती है
इंग्लिश एग्जाम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट किया जाता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू होते हैं, मतलब कि हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन जो है वो दिए होते हैं और उसमें से कोई एक ऑप्शन जो होता है वो ही करेक्ट होता है। सिलेबस की बात की जाए तो इसका सिलेबस जो है उसको 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज जियोस्फीयर जो है, जिसमें हम अर्थ और अर्थ के रिगार्डिंग प्लस अर्थ के इंटीरियर के रिगार्डिंग जो है बातें जो है उसकी स्टडी करते हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। एटमॉस्फेयर रिगार्डिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं, एटमॉस्फेरिक पार्ट जो है यानी कि एयर पार्ट जो है, लैंड हो गया, एयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर और वी कैन से द क्लाइमेटोलॉजिकल पार्ट जो है वो पार्ट जो है वो आता है इसमें, जिसमें जो है ओशन वाला पार्ट जो है वो सारा का सारा प्लस उसके रिगार्डिंग स्टडी जो है वो आती है। अभी आगे मैं इनका टोटल सिलेबस जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड बात की जाए तो जो नेक्स्ट वन है वो एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट है, यानी कि जो प्लैनेटरी साइंस जो होती है काफी हद तक ये फिजिक्स से जुड़ी हुई है, वो वाला पार्ट जो है वो इसमें आता है। बात की जाए सेंटर्स की तो जिस तरह से 2007 के बाद धीरे धीरे जो है अर्थ साइंस ओलंपियाड पॉपुलर होता जा रहा है, हम देखते हैं कि इसके सेंटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और इस साल देखा जाए तो अर्थ साइंस ओलंपियाड जो है इसके जो सेंटर्स हैं वो सेंटर्स 150 से भी ज्यादा मिलेंगे हमको। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, तो आगे बात की जाए तो वो होती है क्या, ट्रेनिंग कैंप्स की। इसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनका जो ट्रेनिंग कैंप होता है उसकी। द फर्स्ट थिंग इज कि जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं लगभग देखा जाए वो होते तो 22 है, पर फिर भी जो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो एडवांस में बच्चों को ले लेती है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं स्पेशली 10th क्लास के जो इस कैंप को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इसके बाद जो भी बच्चे होते हैं उनको जो है ले लिया जाता है। एज एन अराउंड देखा जाए 22, 25 एंड 30 स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको जो है मेरिट बेस पे जो है ट्रेनिंग कैंप में जो है ले लिया जाता है और फिर इन स्टूडेंट्स का जो है ट्रेनिंग कैंप जो है वो हेल्ड किया जाता है, जो कि 25 डेज का होता है या फिर मैं कहूं तो होता रहा था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जैसे कि हम जानते हैं पिछली बार भी कोरोना के कारण जो है IESO कैंसिल कर दिया गया था, तो इस बार IESO कंडक्ट तो किया जा रहा है पर वो वर्चुअली होगा और वो भी सिर्फ 11 डेज का वर्चुअल कैंप जो है वो कंडक्ट किया जाएगा मिड जून में। ट्रेनिंग कैंप में देखा जाए तो बेसिकली लेक्चर्स, डिस्कशन, प्लानिटेरियम वगैरह, विजिट लैब एंड जो फील्ड वर्क वगैरह है वो कंडक्ट किए जाते हैं। और वैसे भी देखा जाए क्योंकि इसमें ज्यादातर वर्क जो होता है वो वर्क ऑनलाइन वर्क ही होता है, तो इसे हम लोग इजिली जो है वर्चुअल के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं, कंडक्ट करवा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द कैंप देखा जाए तो इंडियन नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड will be conducted by both the official and the top 4 स्टूडेंट जो हैं वो जो है इंडिया को जो है रिप्रेजेंट करेंगे आगे जाकर। IESO के जब भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं तो विद इन 1 वीक और वी कैन से 2 वीक्स जो है उसका जो आंसर की है वो भी आ जाती है, रिजल्ट जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर जैसे कि मैं भी आपको बताया था कि जो प्रोसेस होता है हमारा सेकेंड फेज का, सेकेंड स्टेज का, वो स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं, तो जिस तरह से 2007 से लिया जाए तो ये अलग अलग कंट्री में जो है ऑर्गेनाइज होता आया है। देखा जाए तो 2013 में ये इंडिया में भी ऑर्गेनाइज हुआ था। 14th IESO जो है वो रशिया में होना था लास्ट ईयर, बट इट वाज कैंसल ड्यू टू COVID-19। एंड अब बात की जाए जो 15th है जो हम अपेयर कर रहे हैं अभी, उसकी बात की जाए तो वो जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसमें कंडक्ट होना है और इसकी भी काफी हद तक चांसेस हैं कि इसको चाइना जो है होस्ट करेगा, बट इसको वो वर्चुअली ही होस्ट करेगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाद की, तो वो आता है हमारा क्या कि जो इसका एग्जाम पैटर्न है या फिर एग्जाम्स की जो डेट है, डेट शीट है वो क्या है। जो हमको जो इसके फॉर्म फिल करने हैं वो करने हैं 20 फरवरी से जो है फॉर्म फिल करने हैं, से लेके 5 मार्च तक जो है इसके जो फॉर्म्स है उनको जो है फिल किया जाएगा, मतलब कि स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाएगा। 20 मार्च 2021 को जो है IESO का एग्जाम जो है वो कंडक्ट जो है किया जाएगा। एग्जाम्स बेसिकली उस दिन संडे ही है तो संडे के दिन ये एग्जाम होगा और जो इसकी टाइमिंग है वो टाइमिंग है 10:30 to 12 नून तक जो है ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। जैसा कि देखा जाए तो ये एग्जाम जो है इंग्लिश में ही कंडक्ट किया जाएगा और इसमें जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि ये जो 4 अलग अलग टॉपिक्स हैं वो है हमारे जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जो हमारी एस्ट्रोनॉमी जो है वो वाला पार्ट जो है वो इसमें आएगा। और फिर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जैसे कि मैंने कहा था, वो स्टेज 2 में जाएंगे। स्टेज 2 में इस बार देखा जाए तो स्टेज 2 जो है वो एक वर्चुअल ट्रेनिंग कैंप मिड जून में जो है कंडक्ट किया जाएगा एंड द इंडियन नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड विल बी हेल्ड एट द एंड ऑफ द कैंप जो है उसको जो है हेल्ड किया जाएगा। द टॉप 4 स्टूडेंट्स जो है वो फिर देखा जाए तो जो 15th IESO जो है हमारा वो जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, या तो वो वर्चुअली कंडक्ट किया जाएगा या फिर उसको जो है चाइना जो है वो उसे होस्ट करेगा। और जो ISO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट से ही आप जो है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म कुछ इस तरह का है जिसमें आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और अपनी जो पिक है वो लगानी है। इसके अलावा जो आपको अपना स्कूल डिटेल जो होता है, स्कूल नेम, प्लेस वगैरह जो है, आइदर यू आर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय संगठन, जवाहरलाल नेहरू से या फिर अगर प्राइवेट स्कूल से, जो भी है आप उसको टिक करना है। वहां का एड्रेस जो है वो फिल करना है। साथ में देखा जाए तो आपको अपना जो एड्रेस, जो रेजिडेंशियल एड्रेस है उसको भी इसमें फिल करना है। इसके बाद देखा जाए तो आपको डिक्लेयर करना है इसमें डेट, प्लेस के साथ और सिग्नेचर जो है आपको करने हैं, बस। इसके अलावा ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। आगे ये फॉर्म जो है ISO का जो भी वहां पर सेंटर है उधर चला जाएगा और ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इसको किस तरह से कंडक्ट कराएंगे। हाँ, इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो टोटल फी है वो फी कितनी है, 150 रुपीज, जो कि आपको पे करने पड़ेंगे। बात करते हैं सिलेबस की। जैसे कि इसके 4 पार्ट्स हैं। इन 4 पार्ट्स में से जो 3 पार्ट्स हैं, यानी कि जो उसका जियोलॉजिकल पार्ट है, एटमॉस्फेयर का जो पार्ट है, और प्लस देखा जाए तो इसका जो क्लाइमेटोलॉजिकली पार्ट यानी कि हाइड्रोलॉजी का जो पार्ट है, उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो है वो आता है 11th क्लास की ज्योग्राफी की जो NCERT की जो बुक है उसमें से आता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बुक दिखाई गई है क्योंकि उसमें 2 बुक्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, और उसमें से देखा जाए तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो है हमें वो स्टडी करनी है। काफी हद तक का जो सिलेबस है वो हमारा 11th क्लास की ज्योग्राफी में से आता है। अब सिलेबस में आएगा क्या, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जो इसे टच करते हैं। जियोस्फीयर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जियोस्फीयर में देखा जाए तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मिनरल्स एंड रॉक्स। अगर हम लोग लास्ट 5-4 ईयर्स की ISO के एग्जाम्स देखें तो जो मैक्सिमम पार्ट होता है और जो वेटेज होती है वो मिनरल्स की वेटेज काफी ज्यादा हमको जो है देखने को मिलती है। तो हमें जो है मिनरल्स एंड रॉक्स को डिटेल में जो है स्टडी करना है। ना सिर्फ स्टडी करना है बल्कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप आगे जाते हैं तो वहां पर भी आपको जो है फिजिकली या फिर लेबोरेटरी में जो है मिनरल्स की स्टडी जो है वो काफी करनी पड़ेगी। इसके रिगार्डिंग जो है कई सारे टेस्ट जो है वो होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो अर्थ की जो जियोमॉर्फोलॉजी में देखा जाए तो सेडिमेंट्री पार्ट जो उसका है वो वाला पार्ट आता है, यानी कि हिस्टोरिकल जियोलॉजिकल पार्ट जो है वो आएगा। प्लस जो हमारे अर्थ की जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो थ्योरी, पूरी की पूरी थ्योरी, और किस तरह से जो मूवमेंट हुआ था अर्थ में प्लेट्स का, वो सारा का सारा पार्ट जो है वो इसमें आएगा। ऑब्वियसली जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी तो उसके साथ ही अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन जो है उसके बारे में भी जो है काफी कुछ आएगा जो हमको यहाँ पर दिया गया है। फिजिकल जियोग्राफी या फिर मैं कहूं तो जो जियोमॉर्फोलॉजिकल पार्ट है, उस जियोमॉर्फोलॉजी में देखा जाए तो जो बाकी पार्ट्स होते हैं, बाकी बातें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं, और ये पूरा का पूरा सिलेबस जो आपको साइट में भी मिल जाएगा, चाहे वो सॉइल हो, वेजिटेशन हो, लैंड फॉर्म्स हो, या फिर देखा जाए तो जो हाइड्रोलॉजी का बाकी पार्ट हो। इसके अलावा हम लोग बात करें लैंडस्केप्स की बात करें, ह्यूमन की बात करें, या फिर दूसरे एनवायरमेंट की बात करें, होल ओवर जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो सारी की सारी जो है वो इसमें आएगी। बात करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर की, सेकंड पार्ट की। तो इसमें एटमॉस्फेयर आएगा। एटमॉस्फेयर का देखा जाए तो बेसिक एंड एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर वो है। प्लस देखा जाए तो जो मॉइस्चर है उसके बारे में, क्लाउड्स के टाइप्स है, किस तरह से रेन होती है, डिटेल स्टडी, प्रेसिपिटेशन जो है मतलब वाटर किस फॉर्म में जो है अर्थ में आता है। फिर प्रेशर, एक प्रेशर किया, और प्रेशर के कारण जो मोशंस क्रिएट होते हैं वो मोशंस क्या क्रिएट होते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि एक क्लाइमेटोलॉजी है तो इसमें देखा जाए तो जो वेदर है, वेदर सिस्टम किस तरह से क्रिएट होता है और वो कौन सा पैटर्न जो है जो हमें देखने को मिलता है, क्लाइमेट और क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, स्पेशली एटमॉस्फेयर में इसका क्या रोल रहता है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। एंड ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्ट एंड एटमॉस्फेरिक जो ऑप्टिक्स होते हैं उनकी स्टडी जो है वो भी इसमें की जाती है। इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी हमको इसमें पता होना चाहिए।
अगर हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, तो हाइड्रोस्फीयर में ऑब्वियसली जो ओशन है, सी है, वाटर वाला पार्ट जो है वो इसमें स्टडी करनी है। वाटर रिगार्डिंग चाहे उसका टेम्परेचर हो, डेप्थ हो, डेंसिटी हो, सैलिनिटी हो, उसका लेवल हो, प्रेशर हो, टीएस डायग्राम हो, लेयर्स अलग अलग हमको मिलती है, वेलोसिटी हो गई है, वाटर का हमको अलग कलर मिलता है, क्यों मिलता है, डेंसिटी क्या रहती है वहां पर। तो ये सब बातें जो हैं वो इसमें हम लोग जो है स्टडी करेंगे। प्लस देखा जाए तो 3 तरह के जो मूवमेंट होते हैं वाटर के, यानी कि करंट, काफी स्लो मूवमेंट जो है वो होता है, इतना हमको फील नहीं होता। टाइड्स, जो कि हमको जो है दिखता भी है, फील भी होता है, पर काफी स्लो होता है ये मूवमेंट। दिन में 2 बार हाई टाइड, 2 बार जो है लो टाइड्स आते हैं। एंड वेव्स, वेव्स वो है जो कि हमको क्लियर कट साफ दिखती है, नजर आती है। तो ये जो मूवमेंट्स है और ये मूवमेंट्स का क्या रीजन है, किस तरह से होते हैं, इन सब की डिटेल स्टडी जो है वो हाइड्रोस्फीयर में दी गई है, उसे करना है। एंड जो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वो एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट है। काफी हद तक ये पार्ट जो है फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। पहले 3 पार्ट की बात की जाए तो वो ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। इसमें देखा जाए तो ऑब्जर्वेशनल जो एस्ट्रोनॉमी है उसकी स्टडी की जाती है। सन, मून एंड अर्थ रिगार्डिंग जो है वो है। स्काई की बात की जाएगी, जो प्लेनेटरी ऑब्जर्वेशंस हो गया हमारा टॉपिक। इसके अलावा देखा जाए तो ब्राइटनेस एंड कलर होता है स्टेलर के, टेलीस्कोप जो है इसकी स्टडी है। प्लस देखा जाए तो सोलर सिस्टम, सन की जो है डिटेल स्टडी की जाती है। प्लस देखा जाए तो इसमें अर्थ और अर्थ का क्या स्थान है यूनिवर्स में, और स्पेस रिगार्डिंग जो बाकी के पार्ट्स होते हैं उनकी भी काफी डिटेल में जो स्टडी है वो हमारा 4th और जो लास्ट पार्ट है सिलेबस का, एस्ट्रोनॉमी जो है उसमें दी गई है। सो दिस वाज अबाउट वन ऑफ द प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट एग्जाम्स, दैट इज इंडियन नेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। और इस एग्जाम्स का ही हम यहाँ पे रिलायबल में जो है वर्कशॉप जो है उसको कंडक्ट करवा रहे हैं। इस वर्कशॉप के रिगार्डिंग जो डिटेल है, लिंक है, वो सारा का सारा आपको वीडियो के नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं वहां मिल जाएगा। थैंक यू।